हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वायरस के बारे में। वायरस की डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड ये भी देखेंगे हम कि वायरस लिविंग होते हैं या तो वो नॉन लिविंग होते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वायरस का एक इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वायरस जो है लैटिन शब्द से ये वर्ड लिया गया है जिसका मतलब होता है कीचड़ यानी स्लाइम या फिर इसका मतलब होता है जहर। वायरस एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक रोग पैदा करने वाले जीवित न्यूक्लियोप्रोटीन कण होते हैं जो केवल जीवों यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं, गुणन करते हैं, फिर गुना करते हैं। जीवित कोशिका के बाहर स्वायत्त विकास यानी कि ऑटोनोमस ग्रोथ के लिए सक्षम नहीं होते हैं। विषाणुओं के अध्ययन को विषाणु विज्ञान यानी कि वायरोलॉजी कहते हैं एंड जो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक वायरसेस का अध्ययन करते हैं उनको वायरोलॉजिस्ट बोला जाता है। डिस्कवरी जो है इसकी डिमित्री इवोन्स्की ने की थी। ठीक है, वायरसेस की डिस्कवरी डिमित्री इवोन्स्की ने की थी। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया वायरसेस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 5 डेफिनेशंस ली है क्योंकि जो वायरसेस है इनका एक तरह से इनका ऑर्गेनाइजेशन ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये ना तो लिविंग है ना तो ये नॉन लिविंग है। तो अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग इनकी डेफिनेशन होती है। तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है कि वायरस एक गैर कोशिकीय संक्रामक एजेंट है यानी कि नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट है जो केवल परपोसी कोशिका यानी कि होस्ट सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, वायरस एक नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि होस्ट सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई करता है। सेकेंड डेफिनेशन है वायरस उप सूक्ष्मदर्शी इकाई यानी कि सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज है जो कि विशिष्ट जीवित कोशिका यानी कि किसी जीवित कोशिका के अंदर अगर हमने इसमें प्रवेश इसको करवा दिया गया है तो उन्हीं ऐसी ही कोशिकाओं के अंदर ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करने में सक्षम होता है, बाहर ही रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। एक वायरस ऐसी इकाई है जिसमें जीवित कोशिका के बाहर स्वायत्त विकास यानी कि ऑटोनोमस ग्रोथ की कोई क्षमता नहीं होती है। ये सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही, जीवित कोशिका के अंदर ही क्या कर सकता है, अपनी ग्रोथ शो कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है या तो ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। वायरस संक्रामक एजेंट यानी कि इन्फेक्शियस एजेंट है जो जीवित कोशिकाओं के कामकाज यानी कि फंक्शनिंग के अंदर गड़बड़ी पैदा कर देती है। इस प्रक्रिया में ये क्या करते हैं, अपना ये गुना भी यानी कि मल्टीप्लाई भी करते रहते हैं और ये बढ़ते रहते हैं। वायरस जो है ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक बीमारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन कण पैदा इसके अंदर होते हैं जो जीवित जीवों के भीतर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं वायरसेस की। तो ओवरऑल अगर हम वायरस की डेफिनेशन की बात करें तो वायरस क्या है, एक नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट है। इसके ये जो है ऑटोनोमस ग्रोथ नहीं कर सकता है सेल के बाहर। इसके अलावा ये जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है एंड इसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, लिविंग सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने बात की थी कि वायरसेस जो है लिविंग होते हैं या फिर नॉन लिविंग होते हैं। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक वोल्फ ने ठीक कहा है कि वायरस एक वायरस है, ये न तो कोई लिविंग जीव, ये न तो कोई जीव है न ही कोई निर्जीव अक्रिय रसायन है यानी कि इनर्ट केमिकल है। तो वायरस क्या है, ना तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना तो ये नॉन लिविंग इनर्ट केमिकल है। ये दोनों के बीच में हम इसको बोल सकते हैं। अब हमने देखा कि वायरस ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, तो हम ये किस बेस पे बोल रहे हैं कि वायरस ना तो लिविंग है ना तो ये नॉन लिविंग है। तो वायरस जो है इसकी कुछ लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज होती है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो वायरस के कुछ निर्जीव लक्षण यानी इनएनिमेट कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि वायरस गैर सेलुलर इकाई नॉन सेलुलर एंटिटीज होते हैं। कई जो प्लांट वायरसेस होते हैं जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस हो गया या फिर कुछ एनिमल वायरसेस होते हैं, ये क्रिस्टलाइज भी इनको क्रिस्टलाइज हो गई हैं। वायरस के क्रिस्टलीकृत रूप यानी क्रिस्टलाइज फॉर्म में संक्रमण की क्षमता बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अगर हमने क्रिस्टलाइज कर दिया, क्रिस्टलाइज क्या होता है, इनको सॉलिड फॉर्म के अंदर इनएक्टिव कर देना। ठीक है, सॉलिड फॉर्म के अंदर ले आना और इनको इनएक्टिव कर देना, इनको क्रिस्टलाइज कर देना। अब भी इनके अंदर इन्फेक्शन की जो कैपेसिटी है वो बनी रहती है।
वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही बढ़ सकते हैं, ठीक है। वायरस क्या है, सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर ही बढ़ सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बढ़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये कृत्रिम कल्चर माध्यम यानी आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पर विकसित होने में विफल रहते हैं। विषाणुओं के घटकों में कंपोनेंट्स को डिटर्जेंट्स के ट्रीटमेंट से इनको अलग किया जा सकता है। वायरस पर्यावरणीय परिवर्तनों यानी कि एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पोंड नहीं देते हैं। विषाणुओं में एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो वो डीएनए होता है या तो वो आरएनए होता है, दोनों कभी नहीं होते हैं। तो ये कुछ नॉन लिविंग या फिर इनएनिमेट कैरेक्टर्स हैं वायरसेस के। वायरसेस नॉन सेलुलर एंटिटीज होते हैं, और बहुत सारे प्लांट और एनिमल वायरसेस है जो कि क्रिस्टलाइज हो गई है, और ऐसा नहीं है कि वो क्रिस्टलाइज हो गई है तो उनकी जो कैपेसिटी है इन्फेक्शन की वो भी खत्म हो गई है, वो दोबारा से फिर से डिक्रिस्टलाइज होने के बाद क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा वायरसेस का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही गुणन करते हैं, या तो ये मल्टीप्लाई करते हैं या तो ये ग्रो करते हैं। इसके अलावा इनको आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो नहीं किया जा सकता है। डिटर्जेंट्स के ट्रीटमेंट की हेल्प से इनके कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है। एनवायरमेंटल चेंजेस को ये रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और इनके अंदर एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो वो आरएनए होता है या तो वो डीएनए होता है, दोनों कभी नहीं होते हैं। इसके बाद वायरस के जीवित यानी एनिमेट कैरेक्टर्स क्या होंगे। तो सभी विषाणु रोगजनक यानी कि पैथोजेनिक होते हैं, अर्थात वे रोग पैदा करने वाले डिजीज प्रोड्यूसिंग पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। ये जीवित कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन और गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रदर्शित करते हैं, बाहर नहीं करेंगे क्योंकि इनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। विषाणु बाध्यकारी परजीवी यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ही होते हैं, यानी कि जो एक होस्ट है, जो एक होस्ट सेल है या एक होस्ट ऑर्गेनिज्म जो भी है उसी के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाहर ही कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। वायरसेस के अंदर उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशंस जो है ये प्रदर्शित करते हैं, और इन म्यूटेशंस की हेल्प से इनके अंदर नए वेरिएंट्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। इनके अंदर आनुवंशिक सामग्री यानी कि जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। पैप्सिन के ट्रीटमेंट से ये इनएक्टिवेट इनको किया जा सकता है। वायरसेस इन विट्रो एंजाइमी परिवर्तन यानी एंजाइमेटिक चेंजेस ला सकते हैं, और ये टेम्परेचर, केमिकल्स, रेडिएशंस और को रिस्पोंड करते हैं, ठीक है। जैसे हमने नॉन लिविंग कैरेक्टर्स के अंदर देखा था कि एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पोंड नहीं करते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस है कि ये टेम्परेचर, केमिकल्स और रेडिएशंस को रिस्पोंड करते हैं। तो ये सभी लिविंग कैरेक्टर्स हैं वायरसेस के। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वायरसेस की, ठीक है। अब हमने देख लिया कि वायरसेस ना तो लिविंग होते हैं ना तो वो नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि अगर वो सेल के अंदर है तो उनको हम बोल सकते हैं कि वो लिविंग है, अगर वो सेल के बाहर है या फिर बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है। अब प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें कि ये एक कोशिकीय यानी कि नॉन सेलुलर होते हैं, इनके अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है। साइज की अगर बात करें, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक यानी कि साधारण माइक्रोस्कोप से ये देखे नहीं जा सकते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। आनुवांशिक सामग्री की अगर हम बात करें, जेनेटिक मटेरियल, तो इनके अंदर डीएनए या आरएनए इनके अंदर पाया जाता है, दोनों कभी नहीं पाए जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस के अंदर क्या है, कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, और ये आरएनए वायरस भी कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। इसके अलावा हमने पहले ही बात की थी कि वायरसेस क्या होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डिजीज प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स यानी कि न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जीएनए, आरएनए हो सकते हैं, साथ में इनके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। इनके अंदर कुछ एंजाइमों की कमी होती है जिसकी वजह से ये सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, और ये क्या होते हैं, ये होस्ट एंजाइम्स के ऊपर ही निर्भर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं।
अविकल्पी परजीवी होते हैं। विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, उन्हें निर्जीव मीडिया यानी इनएनिमेट मीडिया पर कल्चर नहीं किया जा सकता है। हालांकि जो लिविंग मीडिया है जैसे कि सेल मीडिया, बैक्टीरिया या फिर जो चिक एम्ब्रियो है उसकी कोशिकाओं को के ऊपर इनको कल्चर किया जा सकता है क्योंकि वो लिविंग है। इसके बाद इसके अंदर कुछ फेजेस आते हैं लाइफ के। जैसे कि फेजेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 फेज होते हैं। एक इंट्रा सेलुलर होता है यानी अन्य जीवों की कोशिका के साथ, और एक एक्स्ट्रा सेलुलर होता है यानी कि अन्य जीवों के शरीर के बाहर होता है। ट्रांसमिशन ये कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, अनहेल्दी ऑर्गेनिज्म को अनहेल्दी ऑर्गेनिज्म से हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर इनका ट्रांसमिशन हो सकता है। सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये आउटसाइड द जो बॉडी है कोई भी किसी भी प्रकार की सेल डिवीजन एग्जिबिट नहीं करते हैं। मोलिकुलर वेट जो है वायरसेस का मोलिकुलर वेट हाई होता है, ठीक है, हाई मोलिकुलर वेट इनका पाया जाता है। इसके अलावा इनके अंदर म्यूटेशंस होती है, वायरस म्यूटेशन से गुजर सकते हैं, इस प्रकार वेरिएंट बनाने में सक्षम होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन की अगर हम बात करें कि विषाणुओं को उनकी संक्रामक शक्ति इन इनफेक्टिविटी पावर को खोए बिना क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। क्रिस्टलाइज क्यों करते हैं, ताकि इनकी अच्छे से इनकी स्टडी की जा सके। होस्ट स्पेसिफिसिटी, जो वायरसेस होते हैं होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ऐसे नहीं किसी को भी जाके इन्फेक्ट कर देंगे, ये जिस होस्ट के लिए है उसी को इन्फेक्ट करेंगे। शेप की अगर हम बात करें तो ये वेरियस वैरायटी शो करते हैं शेप के अंदर, जैसे कि ये स्फेरिकल गोलाकार हो सकते हैं, बहुफलकीय हो सकते हैं, रोड लाइक हो सकते हैं, घनाकार हो सकते हैं, टेडपोल जैसे हो सकते हैं। तो इनकी शेप जो है वो भिन्न होती है, वो वेरी करती है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इसके पास अपना कोई रेस्पिरेशन नहीं होता है। इसके बाद हाइड्रेशन, हाइड्रेशन की अगर हम बात करें वायरस में थोड़ा हाइड्रेशन होता है, लो हाइड्रेशन होता है, लिटिल हाइड्रेशन होता है। बाकी सभी जो जीव है उनके अंदर 60 to 95% तक हाइड्रेशन या फिर जल पाया जाता है, लेकिन वायरसेस के अंदर बिल्कुल लिटिल पाया जाता है। इसके बाद एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ प्रभावी नहीं है। ऐसा नहीं कि वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया और कोई एंटीबायोटिक ले ली, वैक्सीन से इसके अगेंस्ट काम करती है। इसके अलावा इंटरफेरोन्स एक जो है एक एक्सटेबल एंटीबॉडी है जो कई वायरसेस के खिलाफ इफेक्टिव होती है। इसके अलावा रिएक्टिविटी, कुछ वायरस जो है प्रकाश, गर्मी, ठंड, सूखा आदि के सीधे संपर्क में आने के लिए प्रतिरोधी होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। लेकिन कुछ जो है वो जैसे कि ड्राइंग के लिए, सुखाने, गर्मी, यूवी विकिरण, इन और अन्य कई रसायनों के प्रति प्रतिक्रियाशील यानी रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। कुछ के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ के लिए रिएक्टिव ही होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई यहाँ पे वायरसेस की। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि वायरसेस की डेफिनेशन क्या होती है एंड वायरसेस को लिविंग एंड नॉन लिविंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि लिविंग शो करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि नॉन लिविंग इसको शो करती हैं। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसा होता है, कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर पाए जाते हैं एंड कैसे ये एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, हेल्दी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।